लोगों का जो सिमिलैरिटी वाला चैप्टर है, ठीक है, आधा खत्म होने में आ गया है। अब जितना भी तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा, अब जो मेन सिमिलैरिटी है वो कैसा आज से शुरू हो रही है, ठीक है। हम लोगों को आज जो दो ट्रायंगल्स होते हैं उन दो ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी लगाना सीखना है। बहुत ही बेसिक काम हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहले आज इजी वाले इलस्ट्रेशंस लेंगे ताकि तुम्हें वो चीज़ें समझ में आए करके कि किस तरीके से आपको करना है वगैरह। एंड उसके बाद जैसे तुम लोगों के इलस्ट्रेशंस तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि अच्छा इन चीज़ों को करके इस तरीके से करते हैं करके, तो फिर तुम लोग कैसा सिमिलैरिटी की दुनिया में थोड़ा थोड़ा अपने लिटिल क्या कह सकते हैं कदम रख सकते हो। बट राइट नाउ आज सिमिलैरिटी को लगाना सीखना है। सो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। तो सबसे पहले एक बात याद रखो, आपके पास लेट से दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ऐसा है थोड़ा बड़े साइज़ का, ठीक है, और बाजू में उसके बाद आपके पास एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये छोटे साइज़ का। और मान लेते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या कहोगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करो, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो शेप है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स का शेप कैसा है, सेम है ना। और यहाँ पर आप लोगों का अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ, क्या दोनों ट्रायंगल्स के मेजरमेंट सेम है क्या, मतलब लेट से यहाँ तक की अगर साइड मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की साइड ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर नहीं होगी, थोड़ी उससे ज़्यादा ही होगी करके या उससे कम होगी करके या जो भी होगी। तो ये दोनों का जो मेजरमेंट है, शेप भले ही उनका सेम है बट इन लोगों का जो साइज़ है, साइज़ इन दोनों के कैसे हैं, डिफरेंट है। तो जब आप लोगों के पास ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो जो लोग देखने में तो सेम लग रहे हैं बट उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ साइज़ अलग है, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, वी विल कॉल देम एज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। बट इमेजिन आपके पास ऐसे में एक ट्रायंगल होता करके, ठीक है, ये मान लेते हैं आपके पास ट्रायंगल है, ओके, और बाजू में मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया। ये मान लेते हैं मेरे बाजू में एक और ट्रायंगल है। अब मान लो कि इसमें जो आप लोगों की साइड है, ठीक है, ये वाली साइड की लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है और ये वाली भी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। मान लो ये तुम लोगों की ये 15 सेंटीमीटर है। ऐसे ही रैंडम ले रही हूँ मैं, ऐसा कोई मेरा खास इंटरेस्ट नहीं है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये मान लो आपका 8 सेंटीमीटर है और ये मान लो आपका 8 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि ये वाला 8 सेंटीमीटर है तो अरे यार ये तो नीचे चला गया, ये वाला तो देखो ना कहीं ऊपर रह गया करके, ये नहीं टेंशन लेना, ठीक है, ये टेंशन नहीं लेना फालतू की। बट तुम ये देखो कि दोनों ट्रायंगल्स में आप लोगों को शेप कैसी दिख रही थी, सेम दिख रही है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में जो शेप है वो दोनों ट्रायंगल्स की कैसी है, सेम है। दोनों ट्रायंगल्स में जो साइज़ है वो दोनों ट्रायंगल्स का साइज़ भी कैसा है आप लोगों का, एकदम सेम है। तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को हम लोग आप लोगों का कौन सा वाला ट्रायंगल कहेंगे, वी कॉल देम एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इन्हें कौन सा ट्रायंगल कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहा जाएगा। तो जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हों सच दैट कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का शेप सेम है एज वेल एज उनका साइज सेम है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट अगर मान लेते हैं आपके पास ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं जिन लोगों के इसमें शेप तो सेम है, ठीक है, बट उनके मेजरमेंट सेम नहीं है, उनके मेजरमेंट डिफरेंट है, तो उस टाइप के ट्रायंगल्स आप लोगों की कौन से वाले ट्रायंगल्स कहलाते हैं, यू कॉल देम एज आपका विच ट्रायंगल, आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। शेप सेम, मेजरमेंट सेम, देन कॉन्ग्रुएंट। शेप सेम बट मेजरमेंट्स आर नॉट सेम, देन दे आर टर्म्ड एज सिमिलर। तो अगर मान लेते हैं तुम लोगों को कोई ये दे दे कि ये लो एक ट्रायंगल रख लो और एक उस ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन के लिए एक स्क्वायर रख लो, तो देखो ना तो आप इनको सिमिलर कहोगे ना तो आप इन लोगों को कॉन्ग्रुएंट कहोगे, ठीक है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि दोनों के इसमें आप लोगों का जो शेप है, ठीक है, आप लोगों का वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ना तो यहाँ पे शेप सेम है तो साइज़ तो दूर की बात है, तो ऐसे केस में सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब आपको सिमिलैरिटी लगानी है और कब नहीं लगानी है। सो दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है करके
कि लेट्स से तुमने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल्स के बीच में लगाना सीखी है। एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। लेट्स से ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है एंड मान लेते हैं ये आप लोगों का ट्राइंगल एक दूसरा है, ये आप लोगों का ट्राइंगल पी क्यू आर है, बराबर। तो अभी ऐसे केस में आपके पास अभी ये दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर। तो जो ट्राइंगल ए बी सी है और जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, लेट्स से अगर मैं ऐसा तुमको कहूँ कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, किस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट है? आपके ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ऐसे केस में व्हेन यू विल अप्लाई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी को तुम कैसे अप्लाई करोगे? लेट्स से मैं ऐसा लिख दूंगी कि आप लोगों का जो साइड है, ठीक है, वो आप लोगों का साइड क्या है? पैरेलल है, सॉरी, साइड आपका इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। साइड ए बी को मैंने लेट्स से लिख दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट है, किस चीज़ के? आप लोगों के पी आर के, ठीक है। अपनी मर्जी से मैं ले रही हूँ, ऐसा किसी ने अगर तुम्हें सिखाया है कि नहीं देखो लेफ़्ट वाला तो लेफ़्ट वाली साइड के इक्वल होता है, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो देखना पड़ता है आपको फिगर में, डायग्राम में कि कौन सा वाला मेजरमेंट किसके बराबर दिया है। उसके बाद लेट से मैं ये कहूँगी कि मेरा बी सी कॉन्ग्रुएंट है, मान लेते हैं पी क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि साइड आपका बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? आपका साइड क्यू आर। अच्छा, फिर अगर मान लेते हैं बची हुई साइड, तो ऑब्वियसली फिर इक्वल ही हो जाएगी। तो अभी आपके पास लेट से वो एक बची हुई साइड है, उसको मैंने ऐसा कर दिया करके कि लो तुम इक्वल हो, ये लो तुम भी इक्वल हो। तो इसीलिए मेरी बची हुई साइड को भी मैंने इक्वल दिखा दिया है कि साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के? साइड आपके पी किसके? क्यू आर के। इसको तुम लोगों ने क्या करना सीखा था करके? अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, यहाँ मुझे पी आर लिखना था, मैं यहाँ क्यू आर लिख दी हूँ। 2 मिनट, मैंने कहीं पे कुछ अंडा दे दिया है, कहीं नाम वगैरह मैंने गलत लिख दी है। हाँ, तो ये नाम यहाँ पे पी क्यू आना चाहिए था। इस पर्टिकुलर स्टेप को तुम लोग कौन सी वाली स्टेप कहते थे 9th क्लास में जब ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाते थे? तो इट इज़ नोन एज व्हाट? आपका CSCT। ये पर्टिकुलर स्टेप आपकी क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी CSCT, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जैसे साइड के रिस्पेक्ट में आपने कॉन्ग्रुएंसी लगाई है, वैसे एंगल के रिस्पेक्ट में लगा सकते हो। बट अब यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाई जाती कि ऊपर वाला एंगल और ये भी आपका ऊपर वाला एंगल, ये दोनों हम आपस में कॉन्ग्रुएंट, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, ये वैसे सिखाया है हम लोगों ने 9th में, बट फिर भी आपको ये देखना पड़ता है उसकी साइड। जैसे देखो ये सिंगल डंडी वाली साइड है, तो इस सिंगल डंडी के सामने यानी कि उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी है। तो सिंगल डंडी के अपोजिट वाला एंगल सी, ये इक्वल होगा जो बाजू वाला ट्रायंगल है, उस बाजू ट्रायंगल वाले में भी सिंगल डंडी ढूंढो। सिंगल डंडी के सामने कौन है? आपका क्यू है, तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। उसके बाद डबल डंडी वाला ढूंढो, तो डबल डंडी के सामने इस तरफ इस फिगर में क्या है? आप लोगों का एंगल बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बाजू वाले ट्रायंगल में जो डबल डंडी है उसके सामने वाला एंगल, तो उसके सामने वाला एंगल कौन है? आपका पी। ये इस तरीके से आ गया। फिर ट्रिपल डंडी ढूंढो, तो ट्रिपल डंडी के सामने इधर कौन है? आप लोगों का एंगल ए, और यहाँ ट्रिपल डंडी के सामने कौन है? आप लोगों का एंगल आर। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल आर के। और इस पर्टिकुलर स्टेप को तुम लोग क्या कहते हो? CACT कहते हो। तो इस तरीके से तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी लगानी आती है अगर तुमको दो ट्राइंगल्स क्या दिए हों आपस में कॉन्ग्रुएंट आपको अगर दिए हुए हैं तो। बट अभी तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंसी नहीं सीखनी है। तुम लोगों को जो पार्ट सीखना है वो एक्चुअल में रहेगा आप लोगों का सिमिलैरिटी। तो हमको ये देखना है कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी एंड किस तरीके से सिमिलैरिटी में अंतर क्रिएट होता है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वो देखो डिफरेंस आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा करके कि अगर मान लेते हैं ये वाला जो ट्राइंगल है आपका ABC और PQR, अगर ये ट्राइंगल आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट ना देकर अगर ये ट्राइंगल आपको सिमिलर दिया जाता, यानी कि अगर ऐसा लिख कर आता कि इफ़ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट के बदले ऐसे सिमिलर है, किस चीज़ के सिमिलर है? आपके ट्राइंगल PQR के सिमिलर का साइन होता है ये, ठीक है। तो ऐसे केस में अगेन तुम सिमिलैरिटी साइड्स के रिस्पेक्ट में लगा सकते हो और क्या कहते हैं एंगल्स के रिस्पेक्ट में लगा सकते हो। तो जब आपको कॉन्ग्रुएंसी लगाने को बोली जाए या आपको जब सिमिलैरिटी लगाने को बोला जाए एंगल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो दोनों ही केस में सेम होता है, ठीक है। कैसे सेम होता है मतलब आप चेक कर लो करके
कि कौन सी वाली साइड्स आपको इक्वल दी हैं, तो ऑब्वियसली उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि चाहे सिमिलैरिटी लगाओ कि चाहे आप कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, एंगल्स के रिस्पेक्ट में तो चीज़ें हमेशा ऐसी ही आपको मिलेंगी, हमेशा ऐसी ही मिलेंगी आपको करके, ठीक है। लेकिन साइड के रिस्पेक्ट में गेम बदल जाता है। साइड के रिस्पेक्ट में चीज़ें ऐसी नहीं रहती। जैसे अगर मैं कहूँगी कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, कौन से दो ट्राइंगल से मेरे ये लो, इन ट्राइंगल्स को भी हम लोग नीचे कैसा कॉपी कर लेते हैं करके। ओके, अब पूरा काम कैसा, तो मैं ट्राइंगल्स को देखकर ही करना है बिकॉज राइट। या आपको लेट से एक ट्राइंगल दिया हुआ है करके, तो अभी आपको बताना है इसमें सिमिलैरिटी लगानी है साइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू किसके लगानी है, साइड लगानी है। तो देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, सिंगल डंडी वाली साइड लेफ्ट साइड के फिगर में कौन है, तो लेफ्ट साइड के फिगर में सिंगल डंडी वाला है आप लोगों का ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का ए बी। अच्छा, आपके राइट साइड में सिंगल डंडी वाला कौन सा है, तो राइट साइड में सिंगल डंडी वाला कौन है, पी आर, तो ए बी अपॉन पी आर, ठीक है, ए बी अपॉन पी आर। फिर इक्वल टू का साइन, फिर डबल डंडी वाला देखो लेफ्ट साइड में कौन है, आपका ए सी, और वैसे ही डबल डंडी वाला एक और लेफ्ट साइड में कौन है आप लोगों का, क्यू आर, तो ए सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू आप लोगों का ट्रिपल डंडी वाला ऊपर में आ जाएगा बी सी, और नीचे में कितना आ जाएगा तुम लोगों के पास, क्यू आर आ जाना है, ठीक है, बी सी, और ये यहाँ पे कितना आ गया आप लोगों के पास, पी क्यू। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका सी एस एस टी, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो ये डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग साइड्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट लेते थे, और जब सिमिलैरिटी लगाते हैं तो साइड्स का क्या लिया जाता है, रेशियो लिया जाता है। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है, साइड्स का क्या लिया जाता है सिमिलैरिटी लगाते वक्त, रेशियो। जैसे मैंने ऊपर में तीनों साइड्स किसकी लिखी, ट्राइंगल ए बी सी की, और नीचे में मैंने तीनों साइड्स किसकी लिखी, ट्राइंगल पी क्यू आर की। तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो कि ऊपर की तरफ यानी कि न्यूमरेटर की तरफ सारी साइड्स आप लोगों के ट्राइंगल पी क्यू आर की है, और डिनोमिनेटर में सारी साइड्स आपने ट्राइंगल ए बी सी की ली। बट ऐसा मत करना कि कुछ जगहों पे ए बी सी ऊपर है, कुछ जगहों पे पी क्यू आर नीचे है, इस तरीके का कारनामा नहीं दिखाना है। या तो सब ऊपर या तो सब नीचे, ठीक है, यानी कि या तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी वाले साइड्स ऊपर या तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी वाले नीचे, आधे ऊपर हैं और कुछ रेशियोज में आधे नीचे, इस तरीके का काम मत करना। सो ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी तुम्हें सिमिलैरिटी के बारे में। मतलब सिमिलैरिटी जब हम लोगों को दी रहती कि मान लेते हैं ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, अगर ऐसा दिया जाए कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, तो आप सिमिलैरिटी कैसे लगाओगे, तो ट्राइंगल 1 अगर ट्राइंगल 2 के सिमिलर है तो आपको साइड्स के रिस्पेक्ट में अगर, ठीक है, सिमिलैरिटी लगानी है, तो जो साइड्स आपकी इक्वल होती है उन साइड्स का क्या ले लेते हैं हम लोग, रेशियो ले लेते हैं। और एंगल के रिस्पेक्ट में लगाना है तो जो एंगल जिसकी इक्वल है वो एंगल को इक्वल दिखाते हैं जाओ, बस खत्म। एंगल्स में कोई रेशियो नहीं लिया जाता है, रेशियो सिर्फ और सिर्फ किस में लिया जाता है, साइड्स में लिया जाता है सिमिलैरिटी के केस में। बट अब आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन में लिख कर नहीं आएगा कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसे 9th क्लास में कभी ये लिख कर आता था कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तुम लोग ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, तो वैसे ही आप लोगों को ये वाली जो चीज़ है सिमिलैरिटी, कभी भी ऐसा लिखा नहीं आएगा कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जैसे 9th स्टैंडर्ड में टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो, अभी यहाँ पे आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को क्या आ जाएगा, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा अभी आप लोगों को, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो ये जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में कैसे थे तुम लोगों के पास 4 या 5 टेस्ट वगैरह कुछ थे, SAS टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट और RHS टेस्ट, ठीक है, ASA टेस्ट। यहाँ पे इतने सारे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है, राइट। यहाँ पे बहुत कम टेस्ट है। सो टेस्ट नंबर 1, अगर आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। लेट्स से आप लोगों के पास 2 ट्राइंगल है, लेट्स से आपका हो गया ट्राइंगल XYZ और दूसरा ट्राइंगल हो गया तुम लोगों के पास PQR। तो अगर आपके पास इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई भी 2 एंगल्स यानी 2 एंगल्स अगर आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं, तो आप ये कह सकते हो करके कि देन हम लोगों का जो ट्राइंगल 1 है वो सिमिलर है ट्राइंगल 2 के, बट कौन से वाले टेस्ट से, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि 2 एंगल्स चाहिए। अच्छा, अब मेरे हिसाब से इतना कॉमन सेंस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए
कि लेट से एक एंगल तुम्हें दिया है मान लो 30 डिग्री का, मान लो एक ट्रायंगल का दूसरा एंगल दिया है आपको 60 डिग्री का। तो अगर आपको तीसरा एंगल कैलकुलेट करना हो तो तीसरा एंगल कैसे कैलकुलेट करते हो, वो एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब टोटल एंगल का एडिशन 180 डिग्री 180 डिग्री में से माइनस कर देते हो, बराबर यही करते हो। तो ऐसे केस में अगर कोई मान लेते हैं या मैं कहूँ कि एंगल x तो एंगल q के इक्वल आ गया, मतलब जितनी वैल्यू एंगल x की है उतनी ही वैल्यू एंगल q की भी है। अगर मैं कहूँगी कि एंगल y इक्वल आ चुका है एंगल p के, इसका मतलब जितनी वैल्यू एंगल y की है उतनी ही वैल्यू एंगल p की है। तो तुमने कह दिया करके कि दोनों ट्राइंगल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर है, लेकिन तुम अब खुद सोचो कि अगर तुम एंगल z की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करोगे, 180 में से माइनस कर दोगे जो भी x और y की वैल्यू होगी, तो लेट से z की एक वैल्यू निकल कर आई, मान लो z की वैल्यू निकल के आई 100। तो अब तुम ये सोचो कि जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी उतनी वैल्यू के ना, जैसे एंगल x की वैल्यू 30 है तो एंगल आपका q उसके इक्वल है तो उसकी वैल्यू भी 30 होगी। अगर आपका एंगल y और एंगल p लेट से इक्वल है, मान लो एंगल y की वैल्यू है 90 तो आपके एंगल इधर p की वैल्यू भी कितनी होगी 90। तो अगर तुम एंगल z की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हो तो वो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है 60 डिग्री। तो ऑब्वियस है कि आपके अगर बाजू वाले ट्रायंगल में भी तुम कैलकुलेशंस करोगे तो वो भी वैल्यू कितनी आएगी 60, क्योंकि देखो ना जब 90 और 30 के लिए इस तरफ आंसर 60 आ रहा है तो बाजू वाले के लिए भी तो 90 और 30 के लिए एंगल 60 ही आएगा ना। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका तीसरा एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि तुम्हें तीसरे एंगल को इक्वल दिखाने की नीड नहीं होती। बट फिर भी इस स्टेटमेंट को हम लोगों को याद रखना है कि अगर आप लोगों के ट्राइंगल्स में इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, अगर आप लोगों के किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ऐसे केस में आप लोगों का जो थर्ड एंगल होगा, ठीक है, जो आप लोगों का थर्ड एंगल होगा वो थर्ड एंगल भी आप लोगों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, विल ऑल्सो भी इक्वल, ठीक है। उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर तुम वैल्यू निकाल लोगे तो वो वैल्यूज़ भी देखना दोनों की सेम आएंगी। इसका मतलब अगर किसी चीज़ पर आप AA टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे ट्रिपल A टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है। अगर किसी चीज़ पे आप AA टेस्ट लगा रहे हो, AA मतलब दो एंगल आपस में इक्वल है, तो आप वहाँ पे ट्रिपल A टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपके पास एक तीसरा टेस्ट है कि अगर आपके तीन एंगल्स इक्वल हैं, अगर आपके तीन एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप लोगों क्या कहोगे कि आपका ट्रायंगल 1 सिमिलर है किस चीज़ के, ट्रायंगल 2 के, और उसको कौन सा वाला टेस्ट कहोगे, ट्रिपल A टेस्ट कहोगे। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा टेस्ट। AA कहो कि ट्रिपल A कहो चलेगा। और वैसे भी कोई भी इंसान ना देखो ट्रिपल A लगाते ही नहीं है। दो ऑब्वियसली अगर तुम्हें कम काम करना पड़े तो तुम कम काम को प्रायोरिटी दोगे ना। तो ऐसे केस में सभी लोग क्या करते हैं, डबल A टेस्ट लगाते हैं। डबल A टेस्ट लगाने से क्या होता है, दो एंगल इक्वल आ गए, मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ओके, अब आ जाओ आपके सी पार्ट में। देखो सी पार्ट तुम लोगों के पास क्या है, सी पार्ट ये है कि मान लें, अच्छा दूसरे टेस्ट भी तो होंगे। एक टेस्ट होता है आप लोगों का SAS। अब इससे पहले भी तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में SAS टेस्ट के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, सुनी थी। जैसे SAS टेस्ट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। लेट से आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं आपका एक ट्रायंगल है, ये AB आपकी साइड है, ठीक है, ये AB आपकी साइड है और ये लेट से आप लोगों की साइड AC। तो अगर मैं कहूँगी कि मेरे को SAS में एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, आपने लेट से एंगल C को चूज़ किया, तो एंगल C के आजू बाजू तुम्हें कौन सी साइड दिख रही है, आपको दिख रही है एंगल C के इस तरफ में AC और इस तरफ में तुम लोगों को क्या दिख रही है करके, इधर AC और इधर में क्या दिख रही है आपको BC। तो ऐसा ही आपको रिक्वायर्ड रहेगा कि साइड दोनों आजू बाजू की और उन दोनों आजू बाजू की साइड्स के बीच का एंगल। कोई अगर कहेगा कि एंगल C ले लेते हैं, एक साइड AC ले लेते हैं, एक साइड AB ले लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा। जो दो साइड्स ले रहे हो उनके बीच का एंगल आपका क्या रहना चाहिए करके, इक्वल होना चाहिए करके, तो आप बोलोगे कि वहाँ पे SAS टेस्ट अप्लाई हो रहा है। बट हम तो सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, राइट, हम तो सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों की जो सिमिलैरिटी हम पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कल को तुम्हारे पास कोई दो ट्राइंगल्स आ गए,
लेट्स से कि आप लोगों के पास ये आ गया एक ट्राइंगल आपका ए बी सी। मैंने कहा कि एंगल बी इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल है, आपके पी क्यू आर के इक्वल है। ये मैंने ऐसा कहा कि जी किसके इक्वल है, आपके पी क्यू आर के इक्वल है। तो ऐसे केस में अच्छा यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल क्यू भी इक्वल है। तो अभी हमको दिख रहा है करके कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, लेकिन अगर तुमको यहाँ पे अगर ठीक है अगर तुमको यहाँ पे SAS टेस्ट अप्लाई करना है तो SAS टेस्ट को अप्लाई करने के लिए दो साइड्स, ठीक है। अच्छा अभी एंगल बी के आजू बाजू वाली साइड्स कौन सी हैं, एक एंगल बी के आजू में ए बी और बाजू में एक बी सी। और सिमिलैरिटी में याद रखना हमेशा साइड्स का रेशियो लिया जाता है, तो एक है ए बी और एक है बी सी, उनका रेशियो मत ले लो, सिर्फ लिख के रख लो। एक है आपके पास ए बी, एक है आपके पास बी सी। इधर में कौन है, एक है पी क्यू और एक है क्यू आर। अगर मैं कहूँगी ए बी में सिंगल डंडी है और यहाँ पे सिंगल डंडी में क्यू आर में दे दूंगी, तो कैसे लिखोगे बोलो, रेशियो ए बी अपॉन में क्यू आर लिखोगे। ऑब्वियसली फिर बी सी में अगर मैं डबल डंडी दे दूँ तो आपके पी क्यू में कौन सी डबल डंडी आ गई, तो अभी रेशियो में क्या लिखोगे, इक्वल टू में क्या लिखोगे आप लोगों का बी सी अपॉन में कितना पी क्यू। तो देखो इस रेशियो को एक साइड कहते हैं, इस रेशियो को साइड कहते हैं, इस एक रेशियो को आप साइड कहते हो और दोनों साइड के बीच का एंगल आपका कैसा है, इक्वल है। तो देयरफॉर इस टेस्ट को हम लोग कौन सा वाला टेस्ट कहेंगे, SAS। यानी कि सिमिलैरिटी में कभी भी आप लोगों को साइड्स को कॉन्ग्रुएंट शो नहीं करना है, आपको हमेशा उनका क्या लेने का है, रेशियो कैलकुलेट करना है। अच्छा उसके अलावा ये बात का ध्यान रखना कि कभी भी इस तरीके से सिमिलैरिटी या मैथ्स नहीं बनानी है करके कि अरे ए बी तो लेफ्ट साइड में है, पी क्यू भी लेफ्ट साइड में है, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो ले लिया। रेशियो आपको उन दो साइड्स का इस बेसिस पे लेना है कि कौन सी वाली साइड बाजू वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड से क्या है, इक्वल है। सो ये हम लोगों का तीसरा टेस्ट था सिमिलैरिटी का। सो चौथे टेस्ट में देखो हम लोग मूव करते हैं, ये आप लोगों का आखिरी टेस्ट है, ये तुम लोगों का SSS टेस्ट। अभी अगर ये कॉन्ग्रुएंसी होती तो SSS टेस्ट का मतलब क्या होता, फर्स्ट ट्रायंगल की एक साइड इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड के साथ, पहले वाले ट्रायंगल की सेकेंड साइड इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल की सेकेंड साइड के साथ, इक्वल वर्ड होता। बट यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी में साइड्स का क्या होता है, रेशियो होता है। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, जैसे लेट से मेरे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे मैंने सिंगल डंडी, यहाँ ट्रिपल डंडी, यहाँ डबल डंडी, और मान लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आपका ट्रिपल डंडी, यहाँ सिंगल डंडी, यहाँ डबल डंडी। और तुमसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में SSS टेस्ट अप्लाई करके दिखाओ, तो तुम SSS टेस्ट यानी कि SSS टेस्ट कैसे अप्लाई करोगे, जो साइड्स इक्वल हैं आजू बाजू में उनका रेशियो। तो देखो आपका जो लेफ्ट साइड है उसमें ट्रिपल डंडी में कौन है, AB, और आपका जो राइट साइड है उसमें ट्रिपल डंडी में कौन है, YZ, तो AB अपॉन YZ। जो आप लोगों का राइट साइड है, राइट साइड में सिंगल डंडी में कौन है, AC, और जो आपका लेफ्ट मतलब ऊपर में जो लेफ्ट साइड है वहाँ सिंगल डंडी में कौन है, XY, और इक्वल टू अब तो समझ ही गए होगे डबल डंडी वाला BC अपॉन में XZ। इस चीज़ को कहते हैं हम लोग SSS। तो टोटल आपके पास सिर्फ 3 ही टेस्ट होते हैं, AAA और AA दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली कि तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा। और उसके बाद होता है आपके पास एक SAS और एक होता है SSS। बाकी तुमने जितना भी बढ़ा है एंगल साइड एंगल RHS टेस्ट वो सब कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई होते हैं, वो लोग सिमिलैरिटी में अप्लाई नहीं होते। तो इस तरीके से टेस्ट कैसे अप्लाई करना है तुम लोगों को अभी बहुत जल्द सीखना पड़ेगा। इसके बेसिस पे कल से हम सवाल बनाना शुरू करेंगे। आज का तो काफ़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ओवर करती हूँ, उसके बाद जो तुम लोगों का नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें इसके इलस्ट्रेशंस में ले लूँगी, ठीक है।